हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास। आखिर इतिहास क्या है? इतिहास यानी कि बीती घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। और अगर हम भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस हो, आप चाहे बीपीएससी दे रहे हों, जेपीएससी दे रहे हों, यूपीपीएससी दे रहे हों, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम या ओवरऑल पूरी इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। और जैसे अभी बिहार में 7वें चरण शिक्षक की बहाली निकली हुई है, तो इसके लिए ये इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरी गारंटी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आखिर क्या है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हम भारत में रहते हैं, तो भारत विश्व में कहाँ है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत विश्व में कहाँ है। और भारत विश्व में कहाँ है, अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने पर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको जूम कर लिया जाए तो ये रहा आपका भारत। आप देखेंगे कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन है, तो चलिए आपको आगे बढ़ के दिखाया जाए। 7 महाद्वीपों में ये एशिया है। कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आपको दिख जाए क्लियरली। चलिए ठीक है, आप समझ तो जाएंगे ही। ये एशिया है। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी निवास करती है। दूसरा अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और आप यहाँ नीचे देखेंगे अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है जहाँ बर्फ़ जमी रहती है सालों भर, लोग नहीं रहते हैं यहाँ। तो ओवरऑल लोग यानी कि हम जो निवास करते हैं इन महाद्वीपों पर निवास करते हैं। और भैया हम कहाँ करते हैं, तो एशिया में है अपना प्यारा भारत, यहाँ नीचे में हिंद महासागर से सटा हुआ। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो मुग़ल काल में 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उत्तर मुग़ल काल का दौर स्टार्ट होता है, उसके अयोग्य शासक आते हैं, तो कुछ उनको भी देखेंगे। और हमें पढ़ना है कि यूरोप की व्यापारिक कंपनियां जो भारत आती हैं व्यापार के उद्देश्य से और धीरे धीरे अपना पैठ बनाती हैं और भारत पर शासन करने लगती है और हम इसके गुलाम हो जाते हैं। फिर हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ता है, एक लड़ाई लड़नी पड़ती है अपनी स्वतंत्रता के लिए। अंततः जाकर के 1947 ईस्वी में हम आज़ाद हो जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ओवरऑल यही पढ़ना है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आई, किस तरह से इन्होंने हम पर राज किया। यूरोप की ही अनेक कंपनियों में खुद में प्रतिस्पर्धा हुई, फिर इनकी प्रतिस्पर्धा हमारे शासकों से हुई और ये आगे चल कर के भारत के पूरे एक विस्तृत साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, कैसे भारत को उपनिवेश बनाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो महाद्वीप हैं, आप देख सकते हैं ये एशिया महाद्वीप है, दिख रहा होगा। जितने भी कलर किए हुए देश हैं वो एशिया महादेश के हैं। एशिया महाद्वीप में आप देख रहे हैं कि यहाँ भारत है। आप चाहें तो खुद का मैप खोलें और मैप में देख लें कि भारत की स्थिति और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कहाँ कहाँ है, ताकि आगे अगर कुछ आपको इस तरह की चीज़ें मिलती है कि कुछ चाइना की बात आ रही है या फिर कभी श्रीलंका की बात आ रही है, कभी बर्मा यानी कि म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम की बात आ रही है, इंडोनेशिया की बात आ रही है, या कभी फिर मिडिल एशिया की बात हो जाती है या फिर मिडिल ईस्ट की बात हो जाती है,
तो एक आइडिया रहेगा कि ये चीज़ ये कहाँ है। और जब आपको मैप में चीज़ों की पकड़ हो जाएगी तो आप चीज़ें जल्दी समझेंगे और आपको चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होगी। हम एशिया को देख चुके हैं और दूसरा हम यूरोप को देख लेंगे। यूरोप को देखने से होगा क्या, एक आइडिया लग जाएगा और हम समझ जाएंगे कि यूरोप के कौन से देश कहाँ हैं। आप देखेंगे कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, डेनिस आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं और फिर बाद में स्वीडिश आते हैं, जिनका कार्य क्षेत्र चाइना रहा। वो हालांकि उनका भारत में ज़्यादा कुछ विस्तार नहीं हुआ था। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व में वो देश कहाँ हैं जिन्होंने आके हम पर राज किया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यूरोप में, चलिए इसको जूम कर लिया जाए, यहाँ सबसे ऊपर का भाग नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। भैया फिनलैंड और स्वीडन अभी चर्चा में भी है। क्यों? इन्होंने नाटो की सदस्यता ली है। अभी हम नाटो पे चर्चा नहीं करेंगे विस्तार में। चलिए और देखते हैं, ये वाला इंग्लैंड है जिसने हम पर आखिरी तक राज किया है कि नहीं है। फिर आप पढ़ेंगे डेनमार्क के भी लोग आते हैं हमारे यहाँ व्यापार करने, तो यहाँ डेनमार्क है। आप देखेंगे कि फ्रेंच भी आते हैं हमारे यहाँ, यानी कि फ्रांसीसी, तो ये रहा फ्रांस। आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगीज़ यानी कि पुर्तगाली आते हैं, तो ये रहा पुर्तगाल। और आप देखेंगे कि अमेरिका की खोज किसने की, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो वो कहाँ का था, स्पेन का नाविक था, तो ये रहा स्पेन। मैंने आपको बताया था कि स्वीडिश सबसे लास्ट में आए थे, तो ये यहाँ ऊपर में स्वीडन आपको दिख रहा होगा। चलिए और हम अब बढ़ते हैं आगे। हम आते हैं इस मैप पर। आप सभी को पता होगा कि भारत की खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। तो आखिर क्या भारत कहीं खो गया था कि भारत की खोज करनी पड़ी उसे? क्या बात थी भाई? क्या यूरोप के साथ हमारे संबंध पहले से नहीं थे? क्या ये कभी भारत नहीं आए थे कि इनको 1498 ईस्वी में जाकर के भारत की खोज करनी पड़ी? इन सब चीज़ों का आंसर आज हम देखेंगे और हम पाएंगे कि जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बारे में जब आप पढ़ते हैं, जब आप समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में आप जब आते हैं तो आप सल्तनत काल और मुग़ल काल में आप देखते हैं कि बेहतरीन राजा हुए जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य कायम किया और एक अच्छी पकड़ बनाई भारतीय साम्राज्य पर। तो आखिर समय बीतते बीतते ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की जो एक अदनासी व्यापारिक कंपनी आती है और वो धीरे धीरे भारत में राज करने लगती है और हम उसके गुलाम हो जाते हैं और अंततः हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जब आप प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो व्यापारिक संबंध थे वो चाइना से, मध्य एशिया से, मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से, यूरोप से, दक्षिण पूर्व एशिया से चल रहा था। तो भैया जब चल रहा था ये व्यापार, तो फिर आखिर 1498 ईस्वी में खोज करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो हम देखते हैं कि 1453 ईस्वी में यहाँ जो कस्तुनतुनिया है, आपने पढ़ा भी होगा, 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है और ये जो व्यापारिक मार्ग है ये अवरुद्ध हो जाते हैं। तो भैया आपको पता चलेगा कि कस्तुनतुनिया क्या है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और फिर पता करेंगे कि कस्तुनतुनिया क्या है। यहाँ था रोमन साम्राज्य। फिर आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य का पतन होता है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी, पूर्वी की इस्तांबुल यानी कि कस्तुनतुनिया में थी। यहाँ पे तुर्कों का आक्रमण होता है और वो तुर्कों का इस पर अधिकार हो जाता है। तो जब ये लोग इधर से व्यापार के लिए भारत आते हैं तो व्यापारियों को लूटा खसूटा जाता है, उनके सामान लूट लिए जाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन भी कराया जाता है। तो इसके लिए इन्होंने
अलग से व्यापारिक मार्ग जो कि इस स्थल से ना गुजरता हो, उसके लिए खोज की इन्हें आवश्यकता पड़ी। आप देखेंगे कि 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया का पतन होता है और इनका व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध होता है। फिर जाकर के 1498 ईस्वी में इन्होंने भारत की खोज की, यानी कि भारत के व्यापारिक मार्ग की खोज की। भारत की खोज नहीं की, समुद्री रास्ते से इन्होंने भारत की खोज की। भारत तो पहले से है, हम देख रहे हैं कि यहाँ हड़प्पा संस्कृति फली फूली, उसके बाद हम वैदिक सभ्यता देखते हैं। तो भारत पता नहीं कब से है, जब से पृथ्वी है तब से भारत है। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि इसने समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा ने। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर इनको ज़रूरत क्या पड़ी, आखिर ऐसा क्या था भारत में कि इन्होंने इतनी लंबी यात्रा की और फिर भारत को खोजा। तो आप देखेंगे कि ये बीच से गुजरती है अक्षांश रेखा, और जैसे आप देखेंगे कि अक्षांश रेखा पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी और गर्मी कम होती जाएगी। वैसा ही नीचे भी होता है। तो जो गर्म इलाके होते हैं उनमें अक्सर मसालों की खेती होती है। तो भैया हमारा जो था भारत, वो मसालों की खेती के लिए उपयुक्त था। और इनके यहाँ चूँकि 8 महीने इनके यहाँ बर्फबारी होती है, मात्र 4 महीने इनके यहाँ समय थोड़ा गर्म होता है। तो जिसमें 4 महीनों में ये खेती करें, अनाज उपजाएं या फिर मसालों का उत्पादन करें, इनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है और हमारे यहाँ अच्छे किस्म के मसाले उपज जाते हैं। तो इनके यहाँ भारतीय मसालों की और दूसरा सूती कपड़ों की बहुत मांग थी। और भैया ये लोग क्या करते हैं, तो चूँकि अनाज का उत्पादन तो ठंडे प्रदेश हैं, अनाज का उत्पादन भी कम है, और ये खुद को रखने के लिए नॉनवेज यानी कि मांस खाने का प्रयोग ज़्यादा करते थे, जिनके लिए मसाले की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इनको इसलिए भारत की खोज की ज़रूरत थी। तो हम देखते हैं कि पुर्तगाल का जो राजा था प्रिंस हेनरी, इसको द नेविगेटर भी कहा जाता है। इसने अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी समुद्री मार्ग से विभिन्न देशों की खोज करने के लिए। और इसने जो निजी व्यापारिक कंपनियां थी उसको भी प्रोत्साहित किया था कि आप बड़े बड़े नावों का निर्माण करें, यंत्रों का निर्माण करें, और हम आपको इसके लिए पुरस्कृत करेंगे। तो इसके योगदान के कारण ही पुर्तगाल में इस तरह की चीज़ें चल रही थी। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं सोच रही हूँ कि आज की क्लास यहीं ख़त्म की जाए, और कल हम देखेंगे कि कैसे पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज जो है वो केप ऑफ गुड होप में पहुँचता है। फिर स्पेनिश नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका की खोज करता है। फिर आपका हमारे यहाँ वास्को डी गामा आता है। फिर दूसरा व्यापारी हमारे यहाँ पुर्तगाल से पेड्रो अल्बरेज आता है। फिर उसी बीच में आप देखेंगे कि इंग्लैंड के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, और तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। तो विभिन्न खोज धीरे धीरे इस दौड़ में आगे बढ़ रहे थे। तो हम आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।